हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को भी ये जानकारी है कि हम जो है ऑलरेडी मध्यकालीन भारत पर पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था, दिल्ली के बारे में चर्चा किया था कि दिल्ली की स्थापना किसने की, और दिल्ली के यानी कि कहने का मतलब है कि हमने आपसे दिल्ली के इतिहास के बारे में डिटेल में चर्चा किया था कि दिल्ली की स्थापना किसने की, और समय के साथ कई राजाओं ने उनको पहली दिल्ली, दूसरी दिल्ली, तीसरी दिल्ली, चौथी दिल्ली इस तरह से जो है नाम दिया। किसने दिया इसके बारे में हमने आपसे जो है डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने के पहले। जैसा कि आप भी जानते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते कि दिल्ली सल्तनत यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में ये जितने भी शासक हुए हैं तो ये सारे इस्लामिक शासक ही थे। तो इन्होंने क्या किया है कि इस्लाम धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किया है। तो इस सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के पहले भारत में अरबों का आक्रमण क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और ये अरब कंट्री अरबों ने आक्रमण किया तो ये कौन थे, तो इन अरबों के द्वारा ही इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो इस्लामिक कंट्री, ये अरब जो था इस्लामिक कंट्री था, पहली बार इन्हीं के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। और कैसे आक्रमण किया, क्यों आक्रमण किया, क्या सिचुएशंस थी, इसके बारे में हम आपसे आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। राइट, चलिए तो अभी हम इस मैप के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आप लोग देख रहे होंगे, ये इंडिया का मैप मैंने बनाया हुआ है। हालांकि ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने आपको फिर भी इस मैप के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है कि आज के भारत में और जब अरबों का आक्रमण हुआ था उसके पूर्व भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी और कैसी थी। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो भारत है, संपूर्ण भारत, अखंड भारत जो है, ये जो है आज का भारत है, जिस समय यानी कब का भारत, जिस पर हम इस समय प्रेजेंट समय में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम अरबों के आक्रमण के समय की अगर हम बात करते हैं तो अरबों के आक्रमण के समय ये भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी ये नहीं थी, वो कुछ और हुआ करती थी। तो अगर हम भारत के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें तो अरबों के आक्रमण के पूर्व ये जो पाकिस्तान और ये सिंध का एरिया और अफ़गानिस्तान का एरिया जो हुआ करता था ये भी भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। क्लियर हुआ कितना? ये जो सिंध का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, अफ़गानिस्तान का एरिया है, ये सारा जो क्षेत्र था वो भारत के अंतर्गत आता था। लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद जो है किस तरीके से इसका बंटवारा हुआ इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो समय के साथ आपको उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम पुनः फिर से लौटते हैं कहाँ पर, अपने टॉपिक की ओर। तो हम बात कर रहे हैं भारत के अरबों के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत में अरबों का आक्रमण किस तरह से हुआ, तो भारत में इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ? इस अरब देश में हुआ। इस अरब देश में हुआ। इस अरब देश के साथ साथ इस पर एक धर्म का उदय होता है, इस्लाम धर्म का। तो इसने जो है पहले धीरे से इस सारे एरिया को ऐसे करके कवर किया, लेकिन देखते ही देखते ये जो अफ्रीकी कंट्री थे यहाँ पर भी इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो यहाँ तो बढ़ा ही, इन अफ्रीकी देशों में भी बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ भारत की तरफ भी ये लोग उन्मुख हुए और भारत पर अटैक करके अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की कोशिश करने लगे। तो अगर हम बात करते हैं कि ये इन इस्लामों का यानी अरबों का आक्रमण भारत के किस क्षेत्र पर हुआ, तो सबसे पहला जो क्षेत्र था वो कौन सा था? सिंध क्षेत्र था। कहाँ पर आक्रमण हुआ? सिंध क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। और इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने लगे कि अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, दूसरे देशों पर अटैक करना
और अटैक करके वहाँ से धन प्राप्त करना और वहाँ की राजनीतिक स्थिति पर जो है और राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में जो है हस्तक्षेप करना, ये इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो इन्होंने क्या किया, अरबों का पहला आक्रमण कहाँ पर हुआ है, तो सिंध पर हुआ है। ठीक है, इस सिंध पर जो है एक आक्रमणकारी आता है मोहम्मद बिन कासिम और आक्रमण करता है और इस सिंध पर क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। और इस विजय के साथ साथ धीरे धीरे भारतीय सीमा क्षेत्र में भी यानी भारत के अंदर जो है बढ़ने का प्रयास करने लगा। तो आई होप आप लोग, हमने मैप के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस्लाम धर्म का उदय मेन चीज़ कहाँ पर हुआ और किस तरह से ये जो अरब कंट्री था यहाँ पर इसका उदय हुआ। धीरे धीरे देखते ही देखते अफ्रीकी देशों में भी जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और फिर इसके बाद में ये जो है भारत की ओर उन्मुख हुए आक्रमण के लिए और ये लोग अपने लक्ष्य पर जो है सफल भी हुए और सिंध पर इन्होंने सफल आक्रमण किया और इस सिंध पर इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त की। और इस विजय प्राप्त करने के बाद ये भारतीय सीमा क्षेत्र पे और ज़्यादा घुसने लगे और एक दिन ऐसा आया कि ये पूरी तरीके से एक छत्र अपना राज्य स्थापित कर लिया इस भारत में और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर इन लोगों ने शासन किया एक सफल शासक के रूप में, यानी कि इनके आने वाले जो पीढ़ी थी एक सफल शासकों के रूप में जो है यहाँ पर क्या किया, शासन संचालन किया। तो चलिए हम सबसे पहले, जैसा कि हमने हिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर पढ़ाए, सबसे पहले हम किसी भी न्यू चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो स्रोत से करते हैं। तो स्रोत से अगर हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम स्रोत के बारे में अगर हम बात करते हैं कि अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था, इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, तो एक पुस्तक है चचनामा, जो कि फारसी ग्रंथ है। कौन सी है, फारसी ग्रंथ है। इस पुस्तक किस पर, चचनामा पुस्तक पर अरबों की सिंध विजय के बारे में वर्णन किया गया है। कहाँ पर, अरबों की जो है सिंध विजय के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और इसी चचनामा पुस्तक का जो है अबू बिन बकर कूफी ने जो है अनुवाद किया है, जो कि इसके भारत पर अरबों के आक्रमण का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुआ है। ठीक है, ये भी अगर बात करता है कि अरबों का भारत पर आक्रमण का जो स्रोत है वो किस पुस्तक में है, मिलता है, तो वो चचनामा पुस्तक है। अगर बात करता है भाषा कौन सी है, तो ये एक फारसी ग्रंथ है। इस चचनामा पुस्तक पर अरबों की सिंध विजय के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में इसमें जो है भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया, अरबों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ है, तो इन्हीं अरबों के द्वारा ही हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। अब इनका उद्देश्य क्या था, अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण कर जो है क्या करना, साम्राज्य विस्तार करना और क्या करना, धन को प्राप्त करना। यही जो है इन अरबों के आक्रमण करने का उद्देश्य बन गया भारत पर। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है और क्या था, दूसरा कारण क्या था भारत पर, कि मेन कारण इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। और प्रचार प्रसार कैसे करना, कि किसी भी तरीके से जबरन तरीके से दबाव बना करके प्यार से किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना था, लोगों को हिंदू से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना, ये इनका उद्देश्य बन गया। तो इस तरह से इनका उद्देश्य क्या था, दो उद्देश्य निकल कर के है। पहला क्या था, साम्राज्य विस्तार एवं धन प्राप्ति। दूसरा क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार। अगर हम बात करते हैं कि अगर अरब यानी कि भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण या अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ है,
तो उसमें जो है दो मत निकल कर के आते हैं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं 711 ईस्वी में हुआ है पहली बार अरबों का आक्रमण, वहीं पर कुछ इतिहासकार जो है बोलते हैं कि नहीं 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ है। तो आइए हम थोड़ा सा चंद शब्दों में आपसे चर्चा करते हैं कि 711 ईस्वी में एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति द्वारा पहला आक्रमण किया गया भारत पर, लेकिन ये आक्रमण कैसा था, ये असफल आक्रमण था। तो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं तो इस 711 के आक्रमण को नहीं मानते हैं। जैसे कि इनमें आते हैं बीडी महाजन, इन्होंने क्या किया है कि इसको नहीं माना है, इस बात को नकार दिया है कि 711 ईस्वी में जो है अब्दुल्ला नामक व्यक्ति द्वारा भी जो है आक्रमण किया गया था पहली बार। ठीक है, ये इन्होंने इस बात को नकार दिया। इसके बाद में इसने क्या किया, असफल प्रयास किया अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने, और इसके बाद ये वापस चला जाता है और 711 ईस्वी में ही पुनः जो है एक बुदैल नामक व्यक्ति पुनः भारत पर अटैक करता है, जो कि ये भी क्या होता है, अरब कंट्री से होता है, इस्लामिक होता है। तो ये भी जो है आक्रमण करता है इसी 711 ईस्वी में, लेकिन ये भी क्या होता है, असफल होता है। तीसरा जो आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, तो तीसरा आक्रमण होता है जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, और ये जो है भारत पर 712 ईस्वी में अटैक करता है, और ये इसके द्वारा किया गया आक्रमण सफल साबित होता है। और इसी समय जब ये भारत पर अटैक करता है, सिंध पर अटैक करता है, तो सिंध पर ये विजय प्राप्त करता है, और ये जो है प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में जो है बहुत ही सहायक साबित होता है पहली बार। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। 3 बार आक्रमण हुए हैं, 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ है, लेकिन ये असफल आक्रमण हुआ है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में सपोज दैट पूछता है कि सफल आक्रमण, भारत पर अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ है, तो वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन अगर सफल नहीं लगाता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर पहला जो अरब आक्रमण है वो कब हुआ है, तो वो 711 ईस्वी में हुआ है, और किसके द्वारा किया गया है, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो सफल अगर नहीं, सफल आक्रमण पूछता है तो 712 ईस्वी में, अगर सफल जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करता है तो कब हुआ है, 711 ईस्वी में हुआ है। और ऑप्शन में अगर ये दिया गया है अब्दुल्ला या बुदैल नामक व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो आप इसी ऑप्शन को चुनेंगे। लेकिन अगर सफल आक्रमण पूछता है तो फिर योर आंसर विल बी चेंज्ड, आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। वो आक्रमण कब हुआ है, तो 712 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में, क्योंकि हमने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसने मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण तो किया 712 ईस्वी में, तो उस समय अरब पर मोहम्मद बिन कासिम जो है यानी कि ईरान के शासक अल हज्जाज से आज्ञा लेकर के सिंध आया, और इस प्रदेश को इसने क्या किया, जीत लिया। इसने किससे लिया आज्ञा, वहाँ का शासक था ईरान का शासक था अल हज्जाज। इससे आज्ञा लेकर के आता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम, और इससे आज्ञा लेकर के आता है और सिंध पर अटैक करता है, और सिंध पर अटैक करने के बाद इस पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में सिंध पर जब आक्रमण करता है तो इस सिंध पर कोई ना कोई राजा तो रहा होगा। तो अगर राजा की बात पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर अटैक किया है या अरबों का जब पहला सफल आक्रमण हुआ है, तो यहाँ का शासक कौन था, तो शासक था राजा दाहिर था। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि ये चच का पुत्र था, जो कि हिंदू शासक था, यानी कि इसके जो इसके पिता थे, इसके पिता का नाम था चच, और ये जो किस धर्म से थे, तो ये जो है हिंदू शासक हुआ करते थे। क्लियर हुआ।
अब इसके बाद में इसमें क्या होता है, राजा दाहिर पराजित होता है और ये इस समय अरबों ने जब आक्रमण किया है, ये जो सिंध जैसा क्षेत्र था ये बहुत पावरफुल जो है क्षेत्र था। इस पर अरबों की विजय प्राप्त करने का मतलब है संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर लेना। हालांकि इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से नेतृत्व किया, इनका सामना भी किया, लेकिन इनको फिर भी पराजित होना पड़ा। किसे? राजा दाहिर को। तो इस तरह से यहाँ पर सिंध पर आक्रमण के पश्चात ये जो आक्रमण सिंध पर आक्रमण करता है और इसके बाद में भारतीय सीमा पर जो है घुसने जाने की कोशिश करता है और ये जो है क्या होता है, सफल भी होता है अपने मकसद में। और इसके बाद में भी बहुत सारे इसने क्षेत्र जीते, जिसको कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपसे डिटेल में चर्चा कर दिया है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसका परिणाम या प्रभाव, यानी कि अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ और प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम परिणाम या प्रभाव की बात करते हैं तो जब एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है कि जो कल्चर होती है, वहाँ की जो संस्कृति होती है, उसका आदान प्रदान आपस में होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ हमारे लिए नेगेटिव ही हो, हमारे लिए कई बार वो चीज़ पॉजिटिव भी साबित हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर मैकाले ने इस अंग्रेजी शिक्षा को जब यहाँ पे लागू हो रही थी, इस अंग्रेजी शिक्षा का जब यहाँ पे लागू किया तो कई सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज क्या पॉसिबल है बिना इंग्लिश के कोई भी, यानी चाहे मेडिकल साइंस हो या कुछ भी हो, साइंस हो, बिना इंग्लिश के पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अपने ही बेनिफिट के लिए कर रहे हों, लेकिन जो चीज़ होती है, यानी कि अगर अटैक होता है या नई चीज़ें इन्वेंशन होती हैं तो हम क्या करते हैं, जब एक देश दूसरे देश के साथ अटैक करता है, दूसरे देश पर अटैक करता है तो कल्चर जो है आदान प्रदान होती है, वो कुछ हमसे सीखते हैं और हम कुछ उनसे सीखते हैं। तो यही कुछ हुआ। अरबों के आक्रमण के बाद में हम लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा, भारतीयों पर प्रभाव क्या पड़ा, भारतीयों ने क्या उनसे सीखा और अरबों ने हम लोगों से क्या सीखा, इसका मतलब ये है, यानी कि परिणाम या प्रभाव का मतलब। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या परिणाम हुआ, तो सबसे पहली चीज़, तो पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश अरब आक्रमण द्वारा भारत पर हुआ। क्या हुआ? पहली बार अरब आक्रमण द्वारा इस्लाम धर्म का प्रवेश भारत के सीमा क्षेत्र पर हुआ और इसी से जो है प्रेरित होकर के गजनवी और गोरी जैसे महान आक्रांता लोग भारत पर आ करके जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो है बहुत लंबे समय तक अपने उत्तराधिकारियों द्वारा, यानी कि अपने दासों को यहाँ पर नियुक्त करके एक बहुत बड़ी जो है साम्राज्य की स्थापना की, इन्हीं लोगों से प्रेरित होकर के। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरा कि हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब वासियों द्वारा ही किया गया। ये जो सिंधु नदी है, तो ये जो अरब के लोग थे तो इस सिंधु नदी को हिंद बोला करते थे, हिंदू बोलते थे। तो इसी हिंदू से, यानी कि ये सिंधु नदी की वजह से ये भारत के जो अंदर का ये जो हिस्सा था, आंतरिक हिस्सा था, तो इसको सिंधु ना कह करके इन्होंने नाम क्या दिया, इन्होंने हिंदू नाम दिया। तो इन्होंने क्या किया, अरब वासियों द्वारा सबसे पहले हिंदू या हिंद जैसे शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि इन्हीं लोगों से, यानी कि इन अरब वासियों से ही खजूर की खेती का भी प्रारंभ करना इन्हीं की देन है और ऊंट पालन का प्रारंभ भी जो है इन्हीं की देन है। हालांकि अगर ऊंट पालन की हम बात करते हैं तो आपको हमने बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जो है ऊंट का साक्ष्य पाया गया है। तो हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं, क्या हम जो है परिचित नहीं थे ऊंट से? तो अगर हम परिचित नहीं हुए होते तो हमें जो है ऊंट का साक्ष्य वहाँ से कैसे मिलता?
कालीबंगा से हमें ऊँट का साक्ष्य कैसे मिलता, इसका मतलब है हम लोग परिचित थे। तो ये तो बहुत बाद में इन्होंने जो है इसके बारे में जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे गलत लग रही है कि ऊँट पालन का प्रारंभ हुआ। ऊँट पालन का प्रारंभ तो प्राचीन काल में ही हो रहा था हमारे यहाँ। ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमने उनसे सीखा? लेकिन इतिहास की बात है, जो बता रहे हैं हमें उसके लिए उसको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि खजूर की खेती और ऊँट पालन का प्रारंभ भी जो है इन्हीं लोगों की देन है। और क्या था, पहली बार जो है भारत में जजिया कर भी लगाया गया। जजिया कर क्या होता था, यानी कि जो भी गैर हिंदू होते थे उनको जो है टैक्स के रूप में मुस्लिमों को देना पड़ता था। यही क्या कहलाता था, यही जजिया कर कहलाता था। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है कि इसी समय जो भारतीय ग्रंथ थे पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत, इन ग्रंथों का जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। क्या किया गया, इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग अटैक कर रहे थे, यहाँ पर आए, इन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया, तो यहाँ की कल्चर को तो नहीं समझते थे ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो भारतीयों की महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं उन ग्रंथों को अनुवादित किया और अपने शब्दों में यानी कि अपनी भाषा में उसको समझने की, यानी कि भारत की कल्चर को समझने की कोशिश किया। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि जो भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार जो था वो अरब क्षेत्र में हुआ। हालांकि इन लोगों को भी खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी थी, लेकिन भारतीय खगोल शास्त्र में अरब खगोल शास्त्र में डिफरेंस क्या था, तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय खगोल शास्त्र के बारे में भी इन्होंने गहन से अध्ययन किया और भारतीय खगोल शास्त्र के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि अरबों द्वारा दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन भी कराया गया इस भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, क्या कराया गया, अरबों द्वारा इस भारतीय क्षेत्र में दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन भी कराया गया। तो ये थे अरबों द्वारा, यानी अरबों के आक्रमण के बाद के परिणाम व प्रभाव, क्या क्या परिणाम व प्रभाव पड़े, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ा था। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव ये पड़ा था कि जो अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जिसने कि भारत की राजनीतिक स्थिति को एकदम से बदल करके रख दिया, यानी कि भारत पर जो शासन संचालन करने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है कि भारत में पहली बार इस्लामिक प्रवेश जो है प्रवेश होने से के बाद शासकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। कैसे बन गया, या इसी से वे भी जो है भारत पर आक्रमण कर भारतीय सीमा में घुसकर शासन कर सकते हैं और इसी से प्रेरित होकर गजनवी और गोरी जैसे आक्रांताओं का भी आक्रमण हुआ। यानी कि अरबों ने सिंध विजय किया, तो सिंध विजय से प्रेरित होकर के जो अरब के जो इनके बाद की जो पीढ़ियां थीं आने वाली, तो इनके आक्रमण से ये उत्साहित हुए कि इन्हीं की तरह यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की तरह हम भी भारत पर अटैक कर सकते हैं, वहाँ पर राज कर सकते हैं और अटैक करने के बाद में जो है भारतीय सीमा में घुस करके शासन कर सकते हैं। और इसी के जो है प्रेरणा स्रोत किसके बने, मोहम्मद गोरी और गजनवी किसके प्रेरणा स्रोत बने, ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये इन दोनों का जो है प्रेरणा स्रोत बने। और एटलीस्ट इन्होंने क्या किया कि भारत पर अटैक किया और भारत में हिंदू शाही राजवंशों को पराजित करके जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो ये था क्या, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भारत पर अरबों का आक्रमण। कल हम आपके साथ चर्चा करेंगे भारत में यानी कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी क्या सिचुएशंस थी जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और बने रहिए कंटिन्यू आप हमारे साथ, यानी कि आने वाली वीडियो जो भी हैं आपको समय के साथ प्रोवाइड हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही, हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। लेकिन चलने के पहले एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।